Good morning students and my dear friends, today is 30th of June 2023 फ्राइडे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको इकोनॉमी और फाइनेंस रिलेटेड अदर अपडेट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट नोटिफिकेशन भी आती है और आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फी पीडीएफ भी इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज only put off until tomorrow what you are willing to die having left undone। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 40 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, बायजूस एक्सपोजेस गैप इन एनएफआरए मैंडेट। तो अगर आप बायजूस के केस से थोड़ा सा अवेयर हैं और इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली बायजूस के एक ऑडिटर डेलॉयट ने रेजिग्नेशन दिया था ओवर द डीले इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के जो ऑडिटर्स थे डेलॉयट, उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डीले की वजह से रेजिग्नेशन दिया है। हालांकि इस केस की वजह से एक नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी में एक बहुत बड़ा जो गैप है, जो लूप होल्स है, वो एक्सपोज हुआ है, ऐसा मानना है इंडिविजुअल जो कि इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर केस में। ऑल्दो बायजूस के साइड से या गवर्नमेंट किसी एजेंसी के साइड से ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है, बट जो पीपल इस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व हैं, इस रेगुलेटरी केस में, तो उनके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर इशू से जहाँ पर डेलॉयट ने रेजिग्नेशन दिया है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जो कि बायजूस को रन करती है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बायजूस की ओनर है, तो इस पर्टिकुलर केस से एक बहुत बड़ा लूप होल्स इंडिया के जो ऑडिटर्स के लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें पता चला है। अगर हम देखें नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ जो बेसिकली जितने भी ऑडिटर्स हैं उनको रेगुलेट करती है, अगर उस फ्रेमवर्क को हम देखें तो उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ये जो भी ऑडिटर का रेगुलेशन है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ऑडिटर्स के लिए, ये केवल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरर्स, पावर यूटिलिटीज़ और लार्ज अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो हैं केवल उन तक ही एक्सटेंड होता है। किसी भी तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से एक्सक्लूडेड है, भले ही वो प्राइवेट कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और इसी पर्टिकुलर लूप होल्स की वजह से और इसी पर्टिकुलर गैप की वजह से जो एनएफआरए है वो कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है डेलॉयट को केस को इन्वेस्टिगेट करने में, क्योंकि रिसेंटली डेलॉयट ने जो रेजिग्नेशन दिया है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के ऑडिटर की पोस्ट से, उसके पास से एनएफआरए को ये इशू देखना था कि वाई दिस पर्टिकुलर बिग ऑडिटर हैज़ रिजाइंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनीज ऑडिटर पोजीशन। बट चूंकि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से एनएफआरए जो है वो प्रॉपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इस इशू पर नहीं कर पा रहा है। And all the concern around the auditors of the private listed companies remaining outside the ambit of NFRA oversight। जबकि ये बहुत ही important है इस कंटेक्स में, जबकि इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को प्रमोट किया जा रहा है और मशरूमिंग ग्रोथ हमें यूनिकॉर्न्स की देखने को मिल रही है, मशरूमिंग ग्रोथ हमें प्राइवेट लिमिटेड एंटिटीज़ की देखने को मिल रही है, स्टार्टअप्स की देखने को मिल रही है, और वो सिग्निफिकेंट कैपिटल भी रेस कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, चाहे वो आईपीओ हो चाहे वो फॉरेन सोर्सेज हो। कई सारे जो यूनिकॉर्न्स हैं, कई सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, एंटिटीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो सब्सटेंशियल अमाउंट का फंड भी रेस कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उनके जो ऑडिटर्स हैं वो एनएफआरए के पर्व्यू में नहीं आते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द बिग लूपहोल्स दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड थ्रू दिस पर्टिकुलर केस। So the auditors oversight does not extend to private limited companies no matter how big they are. And this is little bit infographics about the auditory framework India. 1.44 million total number of firms listed, unlisted, public or private limited company as of January 2023. 95% is the share of private limited companies and 37% is the share of private limited firms in total paid up capitals। और उसमें से कितनी कंपनीज जो है वो एनएफआरए के मैंडेट में आती एज ऑफ जनवरी 2022। तो हम देख सकते हैं जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ हैं और इंश्योरेंस और बैंक्स हैं, ये सारे एनएफआरए के मैंडेट में आते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं इस पर्टिकुलर मैंडेट से एक्सक्लूडेड हैं।
अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। यूएई गोल्ड इंपोर्ट फॉल डिस्पाइट पैक्ट। लास्ट ईयर इंडिया और यूएई ने एक एफटीए साइन किया था और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस एफटीए के बाद इंडिया और यूएई के बीच में जो गोल्ड का जो ट्रेड है वो इंक्रीज करेगा। हालांकि जो रीसेंट डेटा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो गोल्ड शिपमेंट जो यूएई से आता है, इट मीन्स जो इंडिया यूएई से गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है वो पिछले साल के कंपैरिजन में आधा रह गया है। हाफ वैल्यू का गोल्ड जो है इंडिया ने इंपोर्ट किया है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। हालांकि पिछले 2 डिकेड्स का ये लोवेस्ट पॉइंट है, जबकि कई सारे कंसेशनल ड्यूटीज़ जो हैं वो ऑफर करी जा रही हैं थ्रू दिस बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट दैट हैज़ बीन साइन लास्ट ईयर एंड केम इनटू फोर्स फ्रॉम द मे लास्ट ईयर। और अगर इस पैक्ट को देखें जो इंडिया और यूएई के बीच में जो फ्री ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है, इसके तहत जो कंसेशनल टैरिफ है दैट इज एप्लीकेबल ऑन फर्स्ट 120 टन्स ऑफ गोल्ड इंपोर्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड रिफर्ड एज अ टैरिफ रेट कोटा TRQ के तहत अप्रॉक्सीमेटली 120 टन्स का जो गोल्ड है इनिशियल जो फर्स्ट ईयर में जो 120 टन्स का जो गोल्ड इंपोर्ट करेगा इंडिया यूएई से, उस पर कंसेशनल टैरिफ लगाया जाएगा। तो गोल्ड का इंपोर्ट प्रमोट करने के लिए इस पर्टिकुलर पैक्ट में कई सारे प्रोविजन थे, लेकिन अगर हम इस ड्यूरेशन में गोल्ड का इंपोर्ट देखें तो गोल्ड का इंपोर्ट जो है वो इंडिया ने केवल 52.81 टन्स किया है फ्रॉम अबू धाबी। That is one of the 7 Emirates that constitute UAE as per the data, and this is 47% lower than the last year. Last year कितना import हुआ था? Last year अगर देखें तो 99.86 टन्स का import इंडिया ने किया था गोल्ड import UAE से, और इस बार केवल 52.81 टन्स का है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो 52.81 टन्स का गोल्ड इंपोर्ट है ये पिछले 20 सालों का 2 डिकेड्स का अप्रॉक्सीमेटली 2003 से अगर देखें तो सबसे लोवेस्ट गोल्ड इंपोर्ट है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। ऑल्दो अगर हम इंडिया के ओवरऑल गोल्ड इंपोर्ट की बात करें कि इंडिया ने क्या ओवरऑल जो गोल्ड इंपोर्ट किया है अदर कंट्रीज से उसमें क्या इंक्रीज हुआ है, तो अगर हम देखें तो इंडिया का जो ओवरऑल गोल्ड इंपोर्ट है वो भी ड्रॉप हुआ है 23% से। फाइनेंशियल ईयर 23 में अप्रॉक्सीमेटली 23% कम गोल्ड इंपोर्ट किया है इंडिया ने। अप्रॉक्सीमेटली 677 टन का गोल्ड इंडिया ने इंपोर्ट किया है, जबकि लास्ट ईयर यही गोल्ड इंपोर्ट 878 टन का था। और इस ड्यूरेशन में स्विट्ज़रलैंड से इंडिया ने सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया। सो स्विट्ज़रलैंड हैज़ बीन द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ गोल्ड इंपोर्ट। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। बूम इन रिस्की लोन्स मे स्पर कप्स ऑन अनसिक्योर्ड लेंडिंग। सो एज पर द बैंकर्स एंड एनालिस्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू increase the risk weight on unsecured loan by 10 to 25%. क्यों? Because there is a boom in risky loan. तो बैंक्स को इस पर्टिकुलर रिस्की लोन से का एक्सपोजर रिड्यूस करने के लिए, बैंक्स का एक्सपोजर रिड्यूस करने के लिए प्रॉबेबली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रिस्क वेट है उसमें 10 से 25% का पॉइंट इंक्रीज कर सकती है एज पर bankers and analysts into this unfettered lending category. While the risk weights are likely to increase, leading to more capital consumption, but RBI will not raise it equally into all categories of unsecured loan. तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही ज़्यादा रिस्क वेट जो है वो RBI असाइन करेगा इस पर्टिकुलर लोन कैटेगरी में। और इससे पहले सितंबर 2019 में RBI ने कुछ रिस्क वेट जो था पर्सनल लोन्स पर उसको अप्रॉक्सीमेटली 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया था। बट फिलहाल के लिए जिस तरीके से बूम देखने को मिल रहा है रिस्की लोन्स में, तो डेफिनेटली बैंक्स के एक्सपोजर को मिनिमाइज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू इंक्रीज दिस रिस्क वेट दैट विल लीड टू मोर कंजप्शन, प्रोबेबली रिड्यूस द बैंक्स एक्सपोजर टूवर्ड्स द रिस्की लोन। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि सेंटर की बोरोइंग से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है जहाँ पर स्टेट्स बोरोइंग की बात करी गई है। तो पेज नंबर 1 और 4 पर जो एक आर्टिकल्स हैं उनको हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। सेंटर अनलाइकली टू रेज बोरोइंग प्लान्स फॉर दिस फिस्कल। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट अनाउंसमेंट में गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 15.43 ट्रिलियन का मार्केट बोरोइंग का प्लान रखा था। तो अप्रॉक्सीमेटली 15.43 ट्रिलियन की मार्केट बोरोइंग फाइनेंशियल ईयर 2023
4 में जो गवर्नमेंट है वो करेगी इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स फिस्कल डेफिसिट। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग के प्लान रखती है वो अकॉर्डिंगली रिवाइज होते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट जो है ज़्यादा बोरोइंग करती है इन कंपैरिजन टू द बजटेड एस्टिमेट्स। जो बजटेड एस्टिमेट्स होता है उससे ज़्यादा बोरोइंग होती है। बट ऐसा कहा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में या इस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग प्लान्स को चेंज नहीं करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस फिस्कल ईयर, फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इज़ अनलाइकली टू इंक्रीज इट्स बोरोइंग प्लान। और इसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली 7% के नीचे ही एंटिसिपेट करी जा रही है। और इसी पर्टिकुलर कंटेक्स में जो अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं, रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी डायरेक्ट कर दिया गया है कि वो मार्केट से एडिशनल बोरोइंग ना करें। तो बेसिकली ये फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस के लिए गवर्नमेंट कर रही है। और ऐसा कहा जा रहा है अगर गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल बोरोइंग नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो बॉन्ड यील्ड है वो 7% से नीचे ही रहेगी अप्रॉक्सीमेटली, जिससे कि गवर्नमेंट को अपना जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो पे करने में, गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ हैं इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ, वो थोड़ी सी रिड्यूस होंगी और गवर्नमेंट को अपना डेट कम करने में हेल्प मिलेगी। दिस इज वन ऑफ द स्टेप दैट गवर्नमेंट वांट्स टू टेक इनटू दिस फिस्कल ईयर फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन, जहाँ पर फिलहाल गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो और गवर्नमेंट का जो डेट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो। सो इन ऑर्डर टू कर्ब गवर्नमेंट डेट, गवर्नमेंट वांट्स टू मेंटेन द यील्ड रेट below 7%, and that is why government is not planning to borrow additional from the market. और अगर हम अदर फैक्टर्स की बात करें, टैक्स कलेक्शन की बात करें और एक्सपेंडिचर की बात करें, तो वो भी एज़ पर प्लान ही जा रहे हैं। सभी नंबर्स जो हैं फिलहाल के लिए देखने में अच्छे हैं। टैक्स कलेक्शन जो है वो एक अच्छा रोबस्ट टैक्स कलेक्शन हो रहा है। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर जैसा बजट में प्लान किया गया था वैसे ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेविएशन प्लान से नहीं है। और स्टेट्स को भी उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट और अदर जो एक्सपेंडिचर है वो मेंटेन करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 56K करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं। मंडे को ये न्यूज़ भी हमने कवर करी थी, जहाँ पर 16 स्टेट्स को ये एडिशनल एलोकेशन किया गया है सो दैट दे कैन बूस्ट अप देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अंडर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम 24। और ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मंडे के न्यूज़ में। तो फिलहाल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस बार अपने बोरोइंग्स को लेकर के, फिस्कल डेफिसिट को लेकर के, डेट को लेकर के फिस्कल प्रूडेंस अडॉप्ट कर रही है। सो दिस इज अप्रैल टू सितंबर टारगेट फॉर बोरोइंग एंड दिस इज अक्टूबर टू मार्च टारगेट। और गवर्नमेंट का फिलहाल के लिए कोई ऐसा चेंज नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 23 फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब इसके ही साथ स्टेट बोरोइंग को लेकर के भी एक न्यूज़ है, ये पेज नंबर 4 पर दी हुई है, इसको भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट्स बोरो ओनली 84% ऑफ नोटिफाइड अमाउंट इन Q1। तो स्टेट्स को Q1 के, जो अगर हम स्टेट्स बोरोइंग का टारगेट देखें तो Q1 के अकॉर्डिंग स्टेट्स के पास अप्रॉक्सीमेटली 1.9 ट्रिलियन की बोरोइंग विंडो थी। 1.9 ट्रिलियन स्टेट्स और यूटीज जो हैं वो बोरो कर सकते थे मार्केट से, लेकिन अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टारगेट और अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एलोकेशन स्टेट्स ने 100% यूटिलाइजेशन नहीं किया। अप्रॉक्सीमेटली 84% बोरोइंग करी है 1.9 ट्रिलियन की। तो स्टेट्स एंड यूटीज हैव टेपर्ड देयर बोरोइंग इन द वेरी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 और अप्रॉक्सीमेटली 84% बोरोइंग करी है फ्रॉम द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ 1.9 ट्रिलियन। अब इसका रीज़न ये है कि स्टेट जो है वो बोरोइंग नहीं कर रहे क्योंकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से एडिशनल असिस्टेंस मिल रहा है। अभी हमने डिस्कस किया इस पर्टिकुलर स्कीम में स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल असिस्टेंस स्टेट्स आर नॉट एक्चुअली गोइंग फॉर एडिशनल मार्केट बोरोइंग एज पर वन डीलर ऑफ स्टेट ओन बैंक, क्योंकि स्टेट्स जो को ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल स्पेंडिंग के लिए असिस्टेंस मिल रहा है। दैट इज वाई स्टेट्स जो है वो उस पर्टिकुलर असिस्टेंस को यूज़ करना, दैट इज कोलेटरल फ्री, इंटरेस्ट free loan for 50 years. Why then states will go for these types of market borrowing, additional market borrowing? अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 that is given on page number 4 of business standard. People spending over 10% of their income on health increase in financial year 23। तो बेसिकली ये कंपैरिजन है, कंपैरेटिव डेटा है, उसी की न्यूज़ है जहाँ पर हेल्थ एक्सपेंडिचर को लेकर के कंपैरिजन किया गया। 2017-18 के लेवल का कंपैरिजन किया गया है 2023। तो एज पर द रीसेंट डेटा द नंबर ऑफ पीपल स्पेंडिंग मोर देन 10% ऑफ देयर टोटल हाउस होल्ड इनकम ऑन हेल्थ गॉन अप सिग्निफिकेंटली। यानी 2018 के कंपैरिजन में
2023 में ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, ऐसे हाउस होल्ड का नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ा है जो कि अपनी टोटल हाउस होल्ड इनकम का 10% से भी ज़्यादा कहाँ खर्च कर रहे हैं, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ में। एंड दैट इज समवेयर रिफ्लेक्टिंग द लिंगरिंग इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ऐसा मानना है एनालिस्ट कि कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो हेल्थ एक्सपेंडिचर जो पब्लिक का था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, और स्पेशली आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर भी अगर हम देखें तो उस ड्यूरेशन में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ था। उसी का इम्पैक्ट हमें अभी भी देखने को मिल रहा है एज पर द रिसेंट डेटा रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG को लेकर के एक डेटा रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, और उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स जो कि अपने हेल्थ पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज है। मतलब जो 10% से भी ज़्यादा अगर उनकी इनकम 100 रुपये है तो उसमें से 10 रुपये से ज़्यादा जो है वो इंडिविजुअल्स अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर पर लगा रहे हैं। वाइल 6.6% पीपल स्पेंड मोर देन 10% ऑफ देयर इनकम इन 23, दैट इज अप फ्रॉम 4.48% इन 2018। तो 2018 में ये परसेंटेज 4.48 था, जबकि 2023 में ये परसेंटेज इंक्रीज होकर के 6.63 हो गया है। द शेयर ऑफ पॉपुलेशन स्पेंडिंग मोर देन 25% ऑफ देयर टोटल हाउस होल्ड इनकम वेंट अप टू 2.3%, दैट इज 1.57% इन द 2018। तो अगर हम देखें इस ओवरऑल डेटा को तो जो हाउस होल्ड्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पब्लिक हैं, अब वो अपने हेल्थ पर ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, हेल्थ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। और इस पर्टिकुलर डेटा में भी हमें थोड़ा सा स्क्यूनेस देखने को मिलती है। जो अर्बन एरियाज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हाउस होल्ड हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनमें अप्रॉक्सीमेटली 10% से ज़्यादा अपना जो इनकम है उसका एक्सपेंडिचर उनका हेल्थ पे हो रहा है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़, जहाँ पर 25% ऑफ इनकम का जो है वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है एमंग द हाउस होल्ड्स of rural areas. So urban peoples are spending more than 10% of their income as compared to rural areas. The latter end up in spending more in cases where expenditure is required is more than 25%. तो ओवरऑल अगर हम देखें इस डेटा का जो इस न्यूज़ का जो मीनिंग है वो ये है कि जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं, पब्लिक्स हैं, अब उनका एक्सपेंडिचर हेल्थ पर इंक्रीज़ हो गया। प्रॉबेबली इसका जो रीज़न साइड किया जा रहा है वो पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट है, जो पोस्ट पैंडेमिक जो इम्पैक्ट हम कह सकते हैं, उसकी वजह से जो हेल्थ एक्सपेंडिचर हैं वो इंक्रीज हुए हैं इंडिया में। सो दिस इज द इन्फोग्राफिक्स। एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन 10%, एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन 25%। 2018 से 2023 का कंपैरिजन है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। केरला में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हेल्थ के केस में या सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है इस सेगमेंट में। महाराष्ट्र, यूपी, आंध्रा एंड हिमाचल प्रदेश, तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो हम कह सकते हैं कि जिनमें हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बेसिकली इस पूरे पेज में जो फर्स्ट हाफ रहा है फाइनेंशियल ईयर यानी कैलेंडर ईयर, नॉट फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर 23 का जो फर्स्ट हाफ रहा है यानी जनवरी से लेकर के जून तक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही, उसको लेकर के ये पूरा पेज कवर हुआ है। अगर आप थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस इन्फॉर्मेशन को कवर नहीं करेंगे। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। मार्केट यूफोरिक H1 रिटर्न्स नॉट सो मच। तो रिसेंटली हमें मार्केट में उछाल देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिला है। जिस तरीके से लास्ट ईयर मार्केट की परफॉर्मेंस रही उसके कंपैरिजन में इस बार मार्केट में हमें कुछ ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एंड बेसिकली दीज रिटर्न्स आर जनरेटेड बाय इक्विटी मार्केट्स। इक्विटी मार्केट इन द वेरी फर्स्ट ऑफ द कैलेंडर यानी जनवरी से लेकर के जून तक अगर हम मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज़ बीन द मॉडेस्ट परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। अगर S&P BSE इंडेक्स की बात करें या सेंसेक्स की बात करें, BSE सेंसेक्स तो अप्रॉक्सीमेटली 5.1% तक रिटर्न हुआ, जबकि जो NSE है उसने थोड़ा सा स्लाइटली अंडर परफॉर्म किया, अप्रॉक्सीमेटली 4.8% पर रिटर्न हुआ है गोइंग थ्रू द टर्बुलेंस पीरियड। अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो उनमें हमें आउट ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिली, बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। निफ्टी 50 मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडाइसेस जो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 12.7% और 10.9% का गेन रिस्पेक्टिवली रजिस्टर किया है इनटू द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर।
हालांकि अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मार्केट में हमें डोल्टम की सिचुएशन देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, लेकिन फिलहाल के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो कई सारे फैक्टर्स की वजह से मार्केट में फिर से हमें उछाल देखने को मिला। इन द फर्स्ट 2 months ऑफ कैलेंडर ईयर 23 एफपीआई सोल्ड द शेयर वर्थ ₹35 करोड़ causing nearly 10% ड्रॉप इन द मार्केट। लेटर ऑन एफपीआईज में हमें बाइक देखने को मिला, बाइंग का ट्रेंड देखने को मिला, जिससे मार्केट में उछाल हमें देखने को मिला। कल की न्यूज़ में हमने मार्केट का जो भी रिकॉर्ड था वो हमने डिस्कस भी किया। तो दीज आर द इन्फोग्राफिक्स, अमेरिका, यूरोप, एशिया का कंपैरिजन है। इसके अलावा क्वार्टर वाइज कितना चेंज रहा उसका भी डिटेल कंपैरिजन है डिफरेंट मार्केट की इकोनॉमी से। दिस इज ऑल अबाउट इंडिया। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा एक ग्लिम्स के फॉर्म में देख सकते हैं। दिस इज द सेक्टोरल परफॉर्मेंस, जो मेजर इंडाइसेस थे और जो सेक्टोरल इंडाइसेस थे उनकी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर H1 ड्यूरेशन में कैसी रही। इसी के साथ और डिटेल इन्फोग्राफिक्स भी दिए हुए हैं। लॉक स्टॉक बैरल, VIX, वैल्यू जजमेंट, प्राइम द पॉम, cut above the average, and NSE Nifty 50 gainers and losers, top gainers and top losers। तो टाटा मोटर्स, ITC, बजाज ऑटो वर द टॉप गेनर्स। अगर लूजर्स की बात हो तो डेफिनेटली नन अदर देन अदानी एंटरप्राइजेस, इंफोसिस और हिंडाल्को। अब इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, पेज नंबर 5 पर ही दी हुई है। श्रिंक टू फिट IPOs to blockbuster deals। Strong momentum in the secondary market failed to rub off on primary market as fund mobilization through IPO route saw एंड ओवर 80% स्लम इन द वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो इस बार जो H1 रहा, H1 मीन्स इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर का जो फर्स्ट हाफ रहा, यानी जनवरी से जून, इस ड्यूरेशन में IPO के रूट्स के थ्रू जो फंड रेजिंग हुई है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। इतना ज़्यादा IPO फर्स्ट हाफ में देखने को नहीं मिला इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। रीजन बिहाइंड मार्केट वोलेटिलिटी। तो मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से इनिशियली कंपनीज ने अपने IPOs को लाने से थोड़ा सा रिफ्रेन किया। So far in calendar year 23, 7 companies have completed their IPOs। अप्रॉक्सीमेटली 7 कंपनीज ने अपना IPOs कंप्लीट किया और 6,910 करोड़ का फंड रेज किया है। जबकि लास्ट ईयर अगर इसको हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 16 कंपनीज ने IPO लाया था इस ड्यूरेशन में और 40,310 करोड़ का फंड रेज किया था। डेफिनेटली पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार 80% का डिक्लाइन हमें IPO लिस्टिंग में देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FPI इनफ्लो द ballast to study द रुपी। तो बेसिकली यहाँ पर इंडियन रुपी किस तरीके से डेप्रिशिएट हुआ है, एप्रिशिएट हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ FPI इनफ्लो। हम सभी जानते हैं कि FPI इनफ्लो और आउटफ्लो का सीधा इम्पैक्ट हमारे इंडियन रुपी के वैल्यूएशन पर देखने को मिलता है। इन जनरल अगर FPIs में या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं अगर वो बाई करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, बाई ट्रेंड लेगा तो डेफिनेटली जो हमारा इंडियन रुपी है वो अप्रिशिएट करता है इन जनरल। और अगर FPI जो है वो सेल करते हैं तो इन जनरल जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिशिएट करता है। तो उसी को लेकर के न्यूज़ है कि किस तरीके से FPI इनफ्लोज ने इंडिया में जो करेंसी है इंडियन करेंसी उसको इम्पैक्ट किया। सो आफ्टर फॉलिंग 10% अगेंस्ट द ग्रीन बैक इन 2022, तो कैलेंडर ईयर 2022 में जो इंडियन रुपी है वो ग्रीन बैक मींस US डॉलर को जनरल टर्म में हम ग्रीन बैक बोलते हैं। तो US डॉलर के कंपैरिजन में जो इंडियन रुपी है वो 10% तक फॉल किया है कैलेंडर ईयर 2022 में। तो यही डेप्रिसिएशन जो हमें 22 में देखने को मिला, इसमें थोड़ा सा इसके अगेंस्ट 23 के H1 में अगर हम इंडियन करेंसी को देखें तो थोड़ा सा एप्रिसिएशन देखने को मिला। हालांकि एप्रिसिएशन मार्जिनल ही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डेप्रिशिएट हो इंडियन करेंसी। तो H1 में इंडियन करेंसी या इंडियन रुपी में हमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन, मार्जिनल एप्रिसिएशन देखने को मिला ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इनफ्लोज। क्यों? क्योंकि हमें FPI का इनफ्लो ज़्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से इंडियन रुपी मार्जिनली एप्रिशिएट किया है इन एडिशन टू टाइमली इंटरवेंशन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 2 फैक्टर्स की वजह से, RBI के इंटरवेंशन की वजह से और FPI इनफ्लो की वजह से इंडियन रुपी इस ड्यूरेशन में यानी जनवरी से लेकर के जून के ड्यूरेशन में इंडियन रुपी में हमें मार्जिनल एप्रिसिएशन देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 0.16% से इंडियन रुपी एप्रिशिएट किया है टिल जून 28। जून 28 तक का डेटा है। And because of this appreciation, Indian rupee stood in 3rd place in terms of the appreciation against the US dollar among 12 एशियन करेंसी। तो 12 एशियन करेंसीज में इंडियन रुपी जो है वो 3rd प्लेस पर आया है बिकॉज ऑफ दिस एप्रिसिएशन अमंग द 23 इमर्जिंग करेंसीज।
तो जो 12 एशियन करेंसीज हैं उसमें इंडियन करेंसी थर्ड प्लेस पे है बिकॉज ऑफ दिस मार्जिनल एप्रिसिएशन, और जो 23 मर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं उसमें इंडियन रुपी 12th प्लेस में है बिकॉज ऑफ दिस एप्रिसिएशन। तो फिलहाल इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर 22 के कंपैरिजन में फिलहाल हमें इस बार मार्जिनल एप्रिसिएशन इंडियन करेंसी में देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। ब्रिक्स में इंडक्ट 5 न्यू मेंबर्स इन अगस्त समिट। तो ब्रिक्स की जो समिट है अगस्त में होने वाली है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। लेकिन इस बार की जो समिट है अगस्त में होने वाली है, ऐसे कहा जा रहा है कि ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स नेशन में एग्री टू इंडक्ट अराउंड 5 न्यू मेंबर्स इनटू द ग्रुपिंग। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार की जो लीडरशिप समिट अगस्त में होगी उसमें 5 नए मेंबर्स अप्रॉक्सीमेटली ऐड किए जा सकते हैं इस रीजनल ग्रुपिंग में। कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जिनका, अगर ये प्रोबेबल मेंबर्स जिनके नाम सामने आ रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है सऊदी अरेबिया की जो एंट्री है ऑलमोस्ट सर्टन है। इंडोनेशिया, यूएई, इजिप्ट जो है वो भी इस पर्टिकुलर लाइन में हो सकता है कि इनकी एंट्री भी इस अगस्त समिट में देखने को मिले। तो इंडोनेशिया, यूएई, इजिप्ट और अर्जेंटीना, इन 4 कंट्रीज़ की जो एंट्री है वो फिलहाल के लिए प्रॉबेबल है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया की जो एंट्री है दैट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन। अप्रॉक्सीमेटली 25 कंट्रीज़ ने अपनी विलिंगनेस जाहिर करी थी, विलिंगनेस दिखाई थी कि वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। 25 में से 5 को ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मौका दिया जा रहा है ब्रिक्स ज्वाइन करने का। इस बार की जो समिट है कौन होस्ट कर रहा है? साउथ अफ्रीका इस बार की समिट होस्ट कर रहा है। दिस समिट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिक्स नेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आर कैप लेंडर्स वोट फॉर हिंदुजा रेजोल्यूशन प्लान। तो जो रिलायंस कैपिटल, आर कैपिटल मीन्स जो रिलायंस कैपिटल के जो लेंडर्स हैं उन्होंने हिंदुजा ग्रुप की जो फर्म्स है उसने जो अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया है उसके फेवर में वोट किया है। तो हिंदुजा ने अभी तक हाईएस्ट कैश ऑफर अप्रॉक्सीमेटली 9,661 करोड़ का ऑफर दिया है। हिंदुजा वॉज द लोन बिडर इन द सेकेंड राउंड ऑफ ऑक्शन। सेकेंड राउंड में हिंदुजा खाली अकेला बिडर था इस पर्टिकुलर आरकॉम के लिए। तो फिलहाल के लिए जो जीएम हुई है उसमें जो मीटिंग हुई है उसमें जो लेंडर्स हैं उन्होंने हिंदुजा के ही फेवर में वोट किया है। अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखें रिलायंस कैपिटल की, 2021 में आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल को डेट रेजोल्यूशन के तहत सेंड कर दिया था आईबीसी में। 2022 में टोरेंट जो था उसने हाईएस्ट बिडिंग करी थी, अप्रॉक्सीमेटली 8,640 करोड़ की बिडिंग करी थी। हिंदुजा ने सेकंड ऑफर दिया था 9,000 का। इसके बाद दूसरी बिडिंग हुई क्योंकि टोरेंट जो था वो इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के एनसीएलटी गया था। तो एनसीएलटी ने फिलहाल के लिए ऑर्डर किया था उस समय कि दोबारा जो ऑक्शन है वो ना किया जाए। ऑल्दो मार्च में लेंडर्स मूव एनसीएलटी, इन्होंने अपीलेट ट्रिब्यूनल में इसके अगेंस्ट वो केस किया था जहां पर ऑर्डर किया गया था कि सेकंड राउंड जो है उसका ऑक्शन हो, सेकंड राउंड का ऑक्शन किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से टोरेंट की प्लिया को सुनने से मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया था आरकॉम का। तो पहले एनसीएलटी, देन एनसीएलटी, देन सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल के लिए इन सारे जो डिसीजन आए उसमें फाइनल डिसीजन ये हुआ कि सेकंड राउंड का ऑक्शन होगा और उस सेकंड राउंड में केवल हिंदुजा ने पार्टिसिपेट किया, टोरेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और हिंदुजा ने हाईएस्ट बिडिंग दी, 9,661 करोड़ की बिडिंग जो है वो हिंदुजा ने करी। और फिलहाल के लिए अब एक स्टेप आगे आ चुका है। जो लेंडर्स हैं इन रिलायंस कैपिटल के, उन्होंने हिंदुजा के रेजोल्यूशन प्लान के फेवर में वोटिंग करी। तो प्रोबेबली हिंदुजा को ही ये टेक ओवर मिल जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट स्टाफ ओवर एथिक्स ब्रीच चंद्रा। तो मिस्टर चंद्रा जो हैं टीसीएस के चेयरमैन, उन्होंने इस पर्टिकुलर जो करप्ट प्रैक्टिसेस, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो करप्ट प्रैक्टिसेस टीसीएस में हो रही थी उसको लेकर के स्ट्रॉन्ग एक्शन की बात कही। उनके अकॉर्डिंग ऐसे सभी स्टाफ जो इस पर्टिकुलर करप्ट प्रैक्टिसेस में, एथिक्स ब्रीच में इन्वॉल्व है, कंपनी उनके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी फॉर द वायलेशन ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द कंपनी। क्योंकि अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा हमेशा से अपने एथिक्स के लिए बहुत जानी जाती है। और टाटा जैसी कंपनी में अगर इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट हो रही तो टाटा की ब्रांड इमेज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी बात से अवेयर होकर टाटा इस बार ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते कि किसी भी तरह का एथिक ब्रीच जो है वो कंपनी में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो 3 एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट लॉन्च कर दिया गया है। बीए इम्पैनलमेंट की जो प्रोसेस है उसको प्रॉपरली इवेलुएट करेगी।
और बहुत जल्दी इस इन्वेस्टिगेशन और डिटेल जो रिपोर्ट है वो सबमिट होगी और उसके बाद टाटा जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन या कोई पॉलिसी रिवैम्प कर सकती है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट इन टाटा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इन्फ्लुएंसर्स हॉग लाइमलाइट इन पोल सीजन। तब इलेक्शन का मौसम आने वाला है, तो इलेक्शन के मौसम में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अब यूज़ करने की बात हो रही है। हम देखें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनकी सिग्निफिकेंट फॉलोइंग है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, उनको अपॉइंट किया है, उनको हायर किया है फॉर देयर कैंपेनिंग फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज अबाउट द वेलफेयर स्कीम्स। और ऐसा राजस्थान गवर्नमेंट ने पहली बार किया, प्रोबेबली हमें आगे आने वाले टाइम में ये और कम पार्टीज में और स्टेट्स में भी देखने को मिला। अगर हम देखें स्पेशली यूनियन मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने भी कई अभी रिसेंटली 50 जो पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं उनसे मीटिंग करी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा हो गया किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के प्रमोशन के लिए। और आज के टाइम में अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें तो कोई कंपनी, कोई पार्टी इन्फ्लुएंसर्स का जो प्रमोशन टूल है, जो इन्फ्लुएंसर एज ए प्रमोशन टूल, उसको नेग्लेक्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस बार भी जो पार्टीज़ हैं वो इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करेंगी फॉर कैंपेनिंग देयर वेलफेयर स्कीम्स ड्यूरिंग दिस इलेक्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, नो डील फॉर एक्सेस टू ब्रिटेन लेबर मार्केट डिस्कसिंग बिज ट्रैवल यूके ऑन इंडिया एफटीए टॉक। तो यूके और ब्रिटेन के बीच में, यूके और इंडिया के बीच में अगर हम देखें तो एफटीए से रिलेटेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड टॉक है, बहुत टाइम से चल रही है और कई सारे इश्यूज़ को लेकर के इंडिया में अपना रिजर्वेशन है और ब्रिटेन का या यूके का अपना रिजर्वेशन है। तो अगर हम बात करें वीज़ा को लेकर के, तो ब्रिटेन विल डिस्कस टेम्परेरी बिजनेस वीज़ा एज अ पार्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट with India, but any deal will not contain broader immigration commitments और access to Britain labor market to Indian workers। तो फिलहाल के लिए टेम्परेरी जो बिजनेस वीज़ा है उसके लिए तो ब्रिटेन और यूके तैयार है इस एफटीए में डिस्कशन करने के लिए, लेकिन ब्रॉडर अगर हम इमिग्रेशन की बात करें जो कि लेबर मार्केट एक्सेस, जो ब्रिटेन की लेबर मार्केट को एक्सेस देगा इंडियंस को, उस पर्टिकुलर वीज़ा फॉर्मेट के लिए फ़िलहाल ब्रिटेन जो है वो एग्री नहीं कर रहा है। जून लास्ट ईयर ये एफटीए डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन की लेबर मार्केट को एक्सेस करना। और अगर अभी करंटली देखें तो जो वीज़ा रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। इंडियन लेबर्स को ब्रिटेन में वर्किंग वीज़ा पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसी को लेकर के इंडिया एफटीए में अपना इशू रख रहा था कि इंडियन जो लेबर्स हैं उनको ब्रिटेन का जो वीज़ा है, स्पेशली जो ब्रॉडर इमिग्रेशन वीज़ा है, वो ईजिली अवेलेबल है। लेकिन ब्रिटेन ने बहुत क्लियर कर दिया कि टेम्परेरी बिजनेस वीज़ा के लिए ब्रिटेन जो है वो एफटीए में डिस्कशन करेगा, लेकिन किसी भी तरह का ब्रॉडर इमिग्रेशन जो कमिटमेंट है वो फिलहाल के लिए इस एफटीए में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.